ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष विश्व व्यापार का प्रतिरूप, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का स्वरूप भी कह सकते हैं, इस विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आप काफी दिनों से पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आपने विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ा। इससे पहले अंतरप्रादेशिक और अंतःप्रादेशिक व्यापार को भी पढ़ा था। आप लोग यह भली भांति जानते हैं कि वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। वह उतनी सहज नहीं है जितना कि विभिन्न सिद्धांतों में हमने देखी। कुछ सिद्धांतों में हमने उसकी जटिलता का भी अनुभव किया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के मध्य मूलतः वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा मांग, आपूर्ति और मांग दोनों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। अभिप्राय ये हुआ कि वस्तुओं का उत्पादन लागत में सापेक्षिक लाभ और आपूर्ति की उपयुक्त दशाएं, ये दोनों चीजें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आधार प्रदान करती हैं, जिसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार फलता फूलता है। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अगर आप देखें कि इस अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो देश हैं, वो देश भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। अभिप्राय यह है कि कोई उच्च आय वाला देश है तो कोई निम्न आय वाला देश है, कोई मध्यम आय वाला देश है, या कहें कुछ देश विकसित हैं, कुछ देश विकासशील हैं। तो आज के इस व्याख्यान में हम विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं कुछ मूलभूत आंकड़े आपके सामने रख दूं। वर्ष 2007 के ये आंकड़े हैं, जो कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट से लिए गए हैं। संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांटा गया: उच्च आय वाले देश, मध्यम और निम्न आय वाले देश। तो ये जो उच्च आय वाले देश हैं, ये 70.74, ध्यान से सुनिएगा, 70.74% का निर्यात करते हैं और 73.13% आयात करते हैं। इसके विपरीत जो शेष बचता है, वो मध्यम और निम्न आय वाले देश आयात और निर्यात करते हैं। अर्थात 29.26% निर्यात मध्यम और निम्न आय वाले देश करते हैं और 26.87% आयात मध्यम और निम्न आय वाले करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग पृथक पृथक रूप से अध्ययन करेंगे कि ये जो विकसित देश है, यानी कि ये जो उच्च आय वाला देश है, जो विश्व का लगभग 70% निर्यात कर रहा है और 73% आयात कर रहा है, उसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख देशों में
अंतरराष्ट्रीय व्यापार की वस्तु स्थिति क्या है? इसमें सबसे पहले हम नाम लेंगे आंग्ल अमेरिका का। आंग्ल अमेरिका के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को शामिल किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को अच्छी तरह से ज्ञात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रमुख शक्तिशाली व्यापार के दृष्टिकोण से देश है, जो कि विश्व के कुल आयात का लगभग 16% अकेले वहन करता है और 9% निर्यात इसी देश द्वारा किया जाता है कुल विश्व का। यानी कि 16% यह आयात करता है और 9% निर्यात करता है। इस तरह से देखें तो आंग्ल अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका समझ में आती है। अब अगर हम दूसरा जो देश है आंग्ल अमेरिका का, कनाडा को देखें तो कनाडा में स्पष्ट रूप से देखते हैं जो निर्यात है वो लगभग 3.5% है और जो आयात है वो 3% है। आंग्ल अमेरिकी देशों के बाद में हम यूरोपीय आर्थिक समुदाय की चर्चा करते हैं। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कुल 28 देशों में 1/4 अर्थात 7 विश्व के बड़े व्यापारिक देशों में उनकी गणना की जाती है, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, इटली, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम और स्पेन। यूरोपीय संघ वास्तव में ये एक बृहत्तम व्यापारिक संघ है जिसके सदस्य यूरोपीय देश हैं। इन देशों में जो जर्मनी है वो जर्मनी का जो आंकड़ा है निर्यात के दृष्टिकोण से वो सर्वाधिक है। इन देशों में जो जर्मनी है इसकी निर्यात में भागीदारी 9% है। इस तरह से इस यूरोपीय आर्थिक समुदाय में जर्मनी का नाम प्रमुख है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बाद में जापान जैसे कि आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की कमी है, लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी जिसे हम उन्नत प्रौद्योगिकी कह सकते हैं, उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से और कुशल श्रम की सहायता से जो जापान है उस जापान ने अपना व्यापार बढ़ाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जापान आज विश्व का 5% निर्यात करता है और 6% आयात करता है, और जितना निर्यात वो कुल करता है उसमें से 93% विनिर्मित वस्तुएं होती हैं और सिर्फ 3% प्राथमिक उत्पादों का निर्यात करता है। जापान के बाद में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इनको भी हम इसी श्रेणी में रखते हैं जहां पर जिन्हें हमने उच्च आय वाले देश कहा है। ऑस्ट्रेलिया प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टिकोण से संपन्न है, परंतु यहाँ पे औद्योगिकीकरण कम हुआ
और आज विश्व के निर्यात और आयात का यह जो व्यापार है, इसमें ऑस्ट्रेलिया की भागीदारी निर्यात और आयात, इस भागीदारी पे हम अगर ऑस्ट्रेलिया को अगर कुल देखें तो यह प्रतिशत अगर हम देखें तो 1% की भागीदारी हम पाते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया का जो कुल निर्यात है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया, यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, औद्योगिकीकरण कम हुआ है, इसलिए विनिर्मित वस्तुओं का जो निर्यात है ऑस्ट्रेलिया में वो कम है, उसका प्रतिशत सिर्फ 25 है, और जो कृषि उत्पाद हैं उनका प्रतिशत 65 है। न्यूजीलैंड एक लघु देश जिसकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या है? डेयरी उद्योग। इसकी निर्यात में भागीदारी 0.20 और आयात में भागीदारी 0.25%। ऑस्ट्रेलिया की तरीके से इसके निर्यात में भी ये जो प्राथमिक उत्पाद हैं इनकी ही अधिकता है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर। ये जो विकासशील देश जो कि विभक्त किए गए हैं, इनको पूर्वी अफ्रीका एवं प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, यूरोप एवं मध्य एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका, जिसमें कि हमने साउथ वेस्ट एशिया को भी थोड़ा सा शामिल किया है, एक ये वाला क्षेत्र जिसका विस्तार साउथ वेस्ट एशिया तक है, और दक्षिणी एशिया और उप सहारा अफ्रीका। ये देश, इन देशों के हम निर्यात और आयात पे गौर करें तो पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत चीन, वियतनाम, कंबोडिया, उत्तरी कोरिया, मंगोलिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, पपुआ न्यू गिनी, है ना, और क्योंकि इसके संग प्रशांत महासागर स्थित अनेक लघुद्वीप भी शामिल हैं। तो ये पूरा क्षेत्र जिसे आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। तो इसके निर्यात और आयात में अगर भागीदारी देखी जाए तो ये इस संपूर्ण प्रदेश की निर्यात में जो भागीदारी है वो 11.41% है और आयात में भागीदारी 10% है। चीन की भागीदारी वर्ष 1980 के बाद में तेजी के साथ में बढ़ी है। 1980 में चीन की जो भागीदारी थी निर्यात में वो 0.9% थी और आयात में 1% थी। इसके बाद चीन में आश्चर्यजनक रूप से विश्व व्यापार के उस निर्यात और आयात में वृद्धि हुई है, और जो कि वृद्धि लगातार देखने में मिल रही है। चीन के बाद इस क्षेत्र का सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड भी महत्वपूर्ण देश हैं जिनकी विश्व व्यापार में भागीदारी 1% से अधिक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं यूरोपीय एवं मध्य एशियाई देशों की, जिसमें हम पूर्वी यूरोप और मध्य एशिया के देशों को शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम निम्न आय वाले विकासशील देशों को ही शामिल कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, चेक गणराज्य, आर्मीनिया, इनको हम इस श्रेणी में रखते हैं। ये पूरा ये वाला क्षेत्र है। और इस अगर आर्थिक प्रदेश की भागीदारी निर्यात और आयात में देखी जाए तो निर्यात में इसकी भागीदारी 7.3% है और जो आयात है उसमें इसकी भागीदारी 7% है या 7% जिसे आप कहते हैं 7% है। इसके बाद में हम लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देश को देखते हैं। मैक्सिको से लेकर के पूरा दक्षिणी अमेरिका
और कैरेबियन सागर के द्वीप इसके अंतर्गत शामिल हैं। मैक्सिको, ब्राज़ील, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, पेरू। इसके अगर निर्यात और आयात के आंकड़ों पे हम गौर करें तो जो लैटिनी अमेरिका और कैरेबियन देशों का निर्यात विश्व के कुल निर्यात में 5.4% और आयात इनका सिर्फ 5% है। ब्राजील एक वृहद प्राकृतिक संसाधन संपन्न देश है, किंतु औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक और देश वेनेजुएला, जो कि मुख्यतः पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम का निर्यात मुख्यतः से करता है। इसके बाद हम जिस प्रदेश की चर्चा करने जा रहे हैं, आर्थिक प्रदेश की चर्चा करने जा रहे हैं, उस आर्थिक प्रदेश का विस्तार उत्तरी अफ्रीका तथा दक्षिणी पश्चिमी एशिया पर है। इसको हम दक्षिणी पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र कह सकते हैं। ये बेसिकली तेल उत्पादक देशों का संगठन ओपेक है। ओपेक, ये जो जिस ओपेक और अभी से थोड़ी देर पहले यूरोपियन संघ की जो मैंने चर्चा की थी, इनकी चर्चा जब हम लोग अंतर प्रादेशिक व्यापार पढ़ रहे थे, उसमें प्रादेशिक व्यापार समूह के अंतर्गत की गई थी। वही एक पुनः यहाँ पे बात आई है ओपेक। तो ये सारे देश, इसके देश ओपेक के सदस्य हैं। चाहे दक्षिणी पश्चिमी एशिया में चाहे सऊदी अरब हो, ईरान हो, इराक हो, कुवैत हो, कतर हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, बहरीन हो, या उत्तरी अफ्रीका का मिस्र हो, अल्जीरिया हो, लीबिया हो, ये सब ओपेक के संस्थापक देशों में इनका शामिल रहा है। और ये जो देश हैं, इनमें पेट्रोलियम के निर्यात के द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा पाई जाती है, होड़ पाई जाती है। इस देश के अगर हम आंकड़े को देखें कि यह कितना निर्यात और आयात कर रहा है, तो यह विश्व का 2.13% निर्यात करता है और 1.71% का आयात करता है। अब इस देश के बाद में जो एक अहम आर्थिक प्रदेश आता है, वह प्रदेश है दक्षिण एशिया। इस दक्षिण एशिया के अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका आदि देशों को सम्मिलित किया जाता है। ये समस्त देश अगर विश्व के कुल निर्यात को देखें तो 1.2% कुल निर्यात करते हैं और 1.8% का आयात करते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था है, जनसंख्या की अधिकता है, दोनों प्रकार के वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, प्राथमिक हो चाहे निर्मित हो। निर्यात के साथ साथ प्राथमिक तथा निर्मित दोनों ही प्रकार की वस्तुओं का आयात भी प्रमुखता के साथ में किया जाता है। ठीक है, अगर देखा जाए इन देशों को, दक्षिण एशिया के देशों को, मैंने कहा कि जनसंख्या अधिक है, अर्थव्यवस्था विकासशील है, अतः जो आयात प्रायः अपने निर्यात से अधिक करना पड़ता है इन देशों को। वो चाहे प्राथमिक वस्तुएं हों और चाहे निर्मित वस्तुएं हैं, दोनों प्रकार की वस्तुओं का आयात प्रायः अपने निर्यात से अधिक करना पड़ता है, जिससे इनका जो भुगतान संतुलन होता है वो अधिकतर विपक्ष में रहता है। भारत को अगर हम देखें तो भारत में आप भली भांति जानते हैं, कृषि उत्पादन, खनिज संसाधनों की प्रचुरता, जैविक विविधता पाई जाती है। तो विश्व के कुल निर्यात और कुल आयात में इसकी भागीदारी, निर्यात में भागीदारी है 0.90% और आयात में भागीदारी है 1.2%।
इसके बाद में जिस आर्थिक प्रदेश के व्यापार के बारे में हमें जानना है वो है उप सहारा अफ्रीका। इसके अंतर्गत सहारा रेगिस्तान के दक्षिण स्थित अफ्रीकी देश शामिल किए जाते हैं, जिनका विश्व के व्यापार में 1.8% और आयात में 1.6%, विश्व के निर्यात में 1.8% और विश्व के आयात में 1.6% हिस्सेदारी है। नाइजीरिया हो गया, चाड हो गया, कांगो लोकतांत्रिक हो गया, सूडान हो गया, इथोपिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, जाम्बिया हो गया, अंगोला हो गया, मोजाम्बिक हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ये प्रमुख देश हैं इसके। अगर ये देखा जाए कि उल्लेखनीय योगदान इस प्रदेश में किस देश का है तो वो है दक्षिणी अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद में नाइजीरिया एक प्रमुख देश है। इस प्रकार से आपने विश्व के व्यापार का जो प्रतिरूप है वो समझने का प्रयास किया। इस व्याख्यान को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को कहीं पे कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न पूछने के लिए सादर आमंत्रित हैं। आशीष कुमार, आदित्य कुमार, अमन केसरी, मनीष कुमार, मीना कुमारी, प्रिंस कुमार, सच्चिदानंद, श्री राम। ठीक है, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल पुनः हम आपके साथ एक नवीन विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।